गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 375 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक अपना हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 375 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो चाय की खेती कर रही हैं आपको, तो कौन सी दशा अगर नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, बताइए। चाय की खेती करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अनुकूलित नहीं है? अधिक वर्षा, दोमट मिट्टी, जल को रोक कर रखने वाली भूमि और उच्च तापमान। बताइए। चाय की खेती के लिए बिल्कुल अम्लीय मृदा की ज़रूरत होती है। ठीक है, अम्लीय मृदा लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और किसकी आवश्यकता होती है? उच्च तापमान भी सही है। जल को रोक कर रखने वाली भूमि नहीं चाहिए, हमको चाहिए अच्छे जल निकासी वाली भूमि। ठीक है, अच्छे जल निकासी वाली भूमि चाहिए चाय की खेती के लिए भी और गन्ने की खेती के लिए भी। ठीक है, तो भारत में चाय की खेती का जो क्षेत्र है मुख्यतः असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में विस्तृत है। ठीक है, और कहाँ पर है? दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं। अब देखिए, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं? अधिक वर्षा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए और अच्छे जल निकासी वाली मृदा चाहिए। ठीक है, टा है वो। देखिए, उल्लेखनीय है कि चाय के बागान लगाने का प्रारंभ असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सन 1840 के दशक में हुआ था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु। रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है और तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए। देखिए, कॉफ़ी, भारत में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य सबसे अधिक, ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक है। गलत है पहला स्टेटमेंट। रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो रबड़ के नहीं बल्कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ थर्ड होगा वो नहीं होगा और जहाँ फर्स्ट होगा वो भी नहीं होगा, केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन एक गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 70% कॉफ़ी जो है उत्पादित की जाती है और दूसरा स्थान किसका है? केरल का। केरल में लगभग 20% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है पूरे भारत की। तो 7 2 90 तो यही होगी, बचे बचे हुए तीसरे पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने में केरल का प्रथम स्थान है। यहाँ भारत के कुल रबर उत्पादन का 90% उत्पादित की जाता है। सब तो यही हो गया। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तीसरा वाला गलत है क्योंकि तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, रबर उत्पादन के लिए नहीं। यहाँ की पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की अरेबिका नामक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। अरेबिका। एक और किस्म रहती है भारत में, रोबस्टा, ये दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक और प्रसंस्करण करने वाला देश है क्या? तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादक राज्य है क्या? नारियल उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान करेक्ट है, इनकरेक्ट है? करेक्ट है। और पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत जो है ना, भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक और प्रसंस्करणकर्ता देश है। ठीक है, भारत में काजू उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु आदि आते हैं। तमिलनाडु का नारियल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, इसके बाद केरल और कर्नाटक का नाम आता है। ठीक है, चलिए, गन्ना आपको उत्पादन करना है, गन्ने की फसल उगानी है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाओं की आवश्यकता आपको होगी?
देखिए गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय फसल है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। और गन्ना एक बारहमासी फसल है क्या, बताइए। देखिए गन्ना एक बारहमासी फसल है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। और गन्ना उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है, अच्छे जल निकासी वाली मृदा की भी आवश्यकता होती है। और मौसम जो रहना चाहिए ना वो पाला रहित रहना चाहिए, ठीक है, ओला पाला नहीं होना चाहिए वरना सड़ जाता है गन्ना। डी है इसका आंसर, सभी सही हैं। तो उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। तो गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उल्लेखनीय है कि भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। गन्ना एक बारहमासी फसल है और गन्ने की फसल के लिए अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी और भारी दोमट उर्वर मृदा चाहिए। भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति चाहिए। पाला रहित मौसम के साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है गन्ने की फसल उगाने के लिए, ठीक है। एक प्रश्न पूछा थंबनेल पर कि कम मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता, तो वो गलत है वाला स्टेटमेंट, क्योंकि अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है गन्ने की फसल के लिए भी, चाय के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत होगा। 3 हैं, 3 करेक्ट होंगे, एक गलत होगा, उसी को ढूंढना है। बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है। ज्वार जो है वो रबी और खरीफ दोनों की ही फसल है। ओस, अमन, बोरो चावल की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि जायद फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। ये जायद फसलें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, रबी खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों, मतलब डी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी बिल्कुल जायद की फसलें हैं ये। ओस, अमन, बोरो चावल की किस्में हैं, ये भी सही है। ज्वार है ना, ज्वार रबी और खरीफ दोनों फसलों के अंतर्गत आता है। अच्छा गन्ना पूछ ले यार, गन्ना कौन सी फसल के अंतर्गत रखेंगे, तो खरीफ की फसल है गन्ना। बाजरा एक खरीफ की फसल है, वर्षा पोषित, रबी लिखा है यहाँ पर, गलत है। तो देखिए बाजरा जो है एक वर्षा पोषित खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। इसे हल्की मिट्टी एवं शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है बाजरे को। इसके लिए बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। और राजस्थान के मरुस्थलीय और अरावली पहाड़ियाँ, कच्छ, कठियावाड़ और उत्तरी गुजरात और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके किसके, बाजरे के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है क्या। मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है क्या। जम्मू कश्मीर के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है क्या। बिल्कुल ये एग्जैक्ट तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए राजस्थान में पंजाब की अपेक्षा नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। राजस्थान की प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर और चंबल परियोजना की नहरें हैं। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम पूर्णतः नहरों पर निर्भर है, ठीक है। नहरी सिंचाई में जम्मू कश्मीर 90.7% के साथ, असम 63.3% के साथ, त्रिपुरा 60% में जो है ये अग्रणी राज्य हैं नहरी सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी व हॉसपेट विद्युत ग्रहों का निर्माण भी इस योजना के अंतर्गत ही किया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित हैं, बताइए इनमें से। नागार्जुन परियोजना, शरावती परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना या नर्मदा घाटी परियोजना। नागार्जुन परियोजना को हम एलिमिनेट करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना को हम एलिमिनेट करेंगे शरावती परियोजना को, क्योंकि इसका उत्तर है तुंगभद्रा परियोजना। तो उपर्युक्त कथन या उपर्युक्त परिचय तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी है तुंगभद्रा परियोजना। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना या बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। हम्पी हॉसपेट और मनीराबाद में विद्युत ग्रहों का निर्माण हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना को पाकिस्तान जो है सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तो फेवर भारत के हक में दे दिया है। मतलब भारत को बांध निर्माण की अनुमति है इस पे। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए। किशन गंगा परियोजना जिसको पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तो फैसला भारत के हक में दिया है, तभी तो बनी है। किस नदी पर है ये है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियाँ और कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियाँ, इन 6 और 2 8 हो गई। इन 8 नदियों को जोड़कर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? बताइए। देखिए, अन्नामलई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कार्डमम सब दक्षिण भारत की बात हो रही है ना, तो टिहरी उत्तराखंड नॉर्थ में हो गया, तो एलिमिनेट कर दो इसको। परम्बिकुलम परियोजना की बात हो रही है, सी है इसका आंसर। तो परम्बिकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु तथा केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों और कार्डमम पहाड़ियों से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशय का निर्माण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यह परियोजना इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि अगर इसका तटबंध टूट जाए तो इस परियोजना के कारण तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। कौन सी परियोजना है ये? बताइए, जिसको इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एलिमिनेट करें। चकुंडम नहीं है, कोयना भी नहीं है, पोचमपाद भी नहीं है, पोलावरम परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न संगठनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस बांध के कारण, ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे या जलमग्न हो जाएंगे और लाखों लोग विस्थापित होंगे अगर टूट टाट गया तो तटबंध। तो ये इंडियन ज्योग्राफी स्टैटिक के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी बैक टू बैक हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। समय कम है, 13 जून का एग्ज़ाम है और 13 ही अप्रैल आज हो गई है। धन्यवाद।